अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल एससी म्यूजिक यानी कि सम्राट चौधरी म्यूजिक या फिर मेरे स्टोरी चैनल इंडिवर्स स्टोरीज में पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई म्यूजिक, जियोपॉलिटिकल और न्यूज़ चैनल खोलना चाहते हैं जहां पे चैनल आपका होगा लेकिन मेरा सेटअप, एम्प्लॉयज़, मेरा यूट्यूब एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस यूटिलाइज होगा और प्रॉफिट जो है आपको जाएगा, तो अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक ये है कि कुछ इंडिया के जो रेल एक्सपर्ट्स थे वो चाइना विजिट करने गए थे और वो चाइना में चाइना की हाई स्पीड रेल को टेस्ट करने के लिए गए थे, यानी कि वो वहाँ का एक्सपीरियंस लेने गए थे कि चाइना की जो हाई स्पीड रेल है जो कि न्यूली लॉन्च हुई है वो कैसी है। और ये जून 2023 की ही बात है जब इंडियन रेल एक्सपर्ट्स चाइना विजिट करने गए थे। और जब कुछ इंडियन रेल एक्सपर्ट्स ने इन्वेस्टिगेशन के बाद चाइनीज ऑफिशियल से सवाल किए तो वो लोग आंसर देने के बजाय बातों को घुमाने लगे कि इंडियंस को वहाँ के एनवायरनमेंट की आदत नहीं है और वो वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। वैसे तो चाइना को इस बात पर काफी ज्यादा गर्व है कि चाइना ने बुलेट ट्रेन पर काफी ज्यादा फोकस किया है, मगर काफी सारे चाइनीज मॉडल्स ऐसे हैं जो कि बैकफायर कर गए। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि बुलेट ट्रेन पर फोकस तो इंडिया भी करना चाहती है और इंडिया का जो टारगेट था वो 2023 तक का था, मगर अब वो पेंडेमिक की वजह से बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। मगर इसी बीच भारत जो है चाइना की मिस्टेक को दोहराएगा नहीं। भले ही चाइना का जो रेल नेटवर्क है वो काफी बड़ा है, मगर रेल नेटवर्क बड़ा होने का मतलब ये तो नहीं है कि मॉडल सक्सेसफुल ही होंगे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि नेटवर्क ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिटेबल भी होगा। और ये भी जरूरी तो नहीं कि जिस ऑब्जेक्टिव से इसे बनाया गया था वो ऑब्जेक्टिव ये सर्व भी कर रहा होगा। 2019 के एंड तक चाइना के स्टेट रेलवे पर $850 बिलियन तक का लोन था और चाइना की ज्यादातर हाई स्पीड रेल लाइंस अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट तक को भी कवर नहीं कर पा रही थी। उनके कैपिटल कॉस्ट को तो कवर करना दूर की बात है, और जिसकी वजह से चाइना को अपने न्यू लाइन के कंस्ट्रक्शन रेट को स्लो करना पड़ रहा है। और तो और चाइना के हाई स्पीड रेल को हर साल सैकड़ों अरबों का ऑपरेशनल लॉस भी होता है। तो बड़े रेल नेटवर्क का मतलब ये नहीं होता है कि उस कंट्री को अपने रेल नेटवर्क से प्रॉफिट भी हो रहा होगा। भले ही इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया में 4th नंबर पर आता है, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो इंडिया चाइना से काफी आगे होगा। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। भारत की हाई स्पीड रेल ड्रीम के नाम पर एक बुरा सपना है। भारत सपनों और एम्बिशन से भरी हुई एक कंट्री है। रिसेंट ईयर में वो चाइना को पीछे छोड़कर वर्ल्ड पावर बनने में इंटरेस्टेड है। हालांकि भारत का एम्बिशन अक्सर रियलिटी से विपरीत होता है, जिससे कि एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। इस बार की इंडियन हाई स्पीड रेल एक टिपिकल एग्जाम्पल है। चाइना का हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी पहले से ही वर्ल्ड एडवांस्ड लेवल पर पहुंच चुका है। हमारा हाई स्पीड रेल नेटवर्क कंट्री के सभी पार्ट्स को कवर कर चुका है, लोगों के ट्रेवल को और ज्यादा कन्वीनियंट और फास्ट बनाता है, और इंडिया चाइना की बराबरी कर रहा है। उम्मीद है कि हाई स्पीड रेल का निर्माण करके चाइना के साथ बराबरी की जा सकेगी। इसीलिए भारत ने हाई स्पीड रेल का अनुभव लेने के लिए एक्सपर्ट्स को चाइना भेजा। वैसे गैप देखिए, जून 2023 में इंडियन रेलवे एक्सपर्ट्स ने चाइना विजिट किया। चाइना की हाई स्पीड रेल विजिट में उनके साथ चाइनीज रेलवे ऑफिशियल्स भी थे। विजिट के बाद एक्सपर्ट्स ने हाई स्पीड रेल को काफी इंटरेस्ट से लिया। तभी चाइनीज ऑफिशियल्स को ये लगा कि होस्ट और गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। इस विजिट के एंड में इंडियन एक्सपर्ट्स ने कई सवाल उठाए। पहला सवाल ये था कि हाई स्पीड ट्रेन कंपार्टमेंट्स में हवा में नमी कम होती है, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हाई स्पीड रेल के टॉयलेट्स रिलेटिवली स्मॉल होते हैं। और तीसरा सवाल ये था कि चाइना के हाई स्पीड ट्रेन्स में नो स्मोकिंग एरियाज है। इस एक्सपर्ट्स के लिए 3 सवाल थे। चाइनीज नेटिजन्स ने ये कहा कि इन एक्सपर्ट्स को भारत में रहने की आदत है और चाइना का हाई स्पीड रेल का एक्सपीरियंस करने के बाद अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो भारत में रेलवेज कैसे होते हैं? इस एक्सपर्ट के क्वेश्चंस का मुझे आंसर कैसे देना चाहिए? 16 अप्रैल 1853 को विक्टोरिया रेलवे स्टेशन पर भारत में मुंबई में भारत की पहली रेल चली, और तभी से भारत में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का एरा स्टार्ट हुआ। इसे ऐसे कहा जा सकता है कि चाइना को छोड़कर एशिया में ट्रेन ओपन करने वाला भारत पहला देश है। हालांकि भारत की रेलवे सिस्टम में कई प्रॉब्लम्स हैं और इसके बाद का विकास भी काफी मुश्किल है। इंडियन रेलवेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत के कुछ पार्ट्स में ऑर्बिट्स के बीच की दूरी एक समान नहीं है। कभी कभी ट्रेन की छोटी दूरी के लिए ट्रेन का नंबर बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि ट्रैक्स के बीच की दूरी अलग अलग होती है। और रेलवे के इस सेक्शन पर ट्रेन चल सकेगी, लेकिन ये रेलवे के दूसरे सेक्शन पर नहीं चल सकती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिस समय भारत पर कॉलोनियल गवर्नमेंट का शासन था तो पूरे इंडिया में रेलवे कंपनीज अलग अलग थी। ये सभी रेलवे कंपनीज प्राइवेटली चलती है, और जब उन्होंने रेल रोड्स बनाए तो ट्रैक्स सेम चौड़ाई के नहीं थे। मानकीकरण अब एक इंटरनेशनल नॉर्म है, लेकिन भारत में आज तक ऐसा कोई नॉर्म नहीं है। भारत के रेलवे में अभी भी कई तरह के ट्रैक है। उनमें से 80% वाइड गॉज ट्रेन के लिए जिम्मेदार हैं, और नैरो ट्रैक ट्रेन 20% डिफरेंट ट्रैक डिस्टेंस के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में रेलवेज के प्रबंधन में बढ़ती हुई मुश्किल से भारत में ज्यादातर ट्रेन की एफिशिएंसी भी कम होती जाती है। रनिंग स्पीड लगभग 80 किलोमीटर पर आवर है, और कुछ में तो सिर्फ लगभग 40 किलोमीटर पर आवर है।
1947 में भारत की आजादी के बाद से आज तक भारत ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। हालांकि कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंडिया अभी भी फॉरेन कैपिटल और बिजनेसेस के खिलाफ पॉलिसी बनाए रखता है और स्वतंत्र होना अच्छी बात है। हालांकि भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ही बैकवर्ड है और पूरी कंट्री में रेलवे को अपडेट करने में असमर्थ है और टेक्निकल और इक्विपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करने का तो जिक्र ही नहीं है। इंडिया में हर साल 300 से ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं और साथ ही भारतीय गवर्नमेंट रेलवे के निर्माण पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और प्रेजेंट में इन्वेस्टमेंट काफी कम है। इंडिया में 7,500 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक सीरियसली खराब है और 500 से ज्यादा रेलवे ब्रिजेस रिपेयर नहीं है और वो गिरने की कगार पर है। इंडियन पैर ही नहीं बल्कि रेलवे डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट भी काफी ढीला है। 2003 में बिहार भारत में इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए थे क्योंकि अटेंडेंट ड्यूटी पर नहीं था, इसीलिए किसी ने ट्रेन को सिग्नल ही नहीं दिया तो स्पीड में चल रही ट्रेन ने पैसेंजर कार के आधे हिस्से को स्मैश करते हुए पार कर दिया और ये कितनी सीरियस घटना है और प्रोबेबली भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसका रिजल्ट ये है कि 2004 में इंडियन पंजाब रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के काम में मिस्टेक के कारण हाई स्पीड ट्रेन और ऑर्डिनरी ट्रेन एक ही ट्रैक पर चलने लगी और एज अ रिजल्ट दोनों ट्रेन आपस में ही टकरा गए और इससे भी भयानक दुर्घटना हुई है। चाइना के विपरीत चाइना का रेलवे भारत की तुलना में 12 साल बाद स्टार्ट हुआ। भारत ने अपना पहला रेलवे का यूज 1953 में स्टार्ट किया था और चाइना का पहला रेलवे का यूज 1865 में ही स्टार्ट किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप किंग गवर्नमेंट द्वारा 1888 तक फेंग सुई को खत्म करके रेल रोड को नष्ट करने पर विचार किया गया। जेन तियानयू ने चाइना की पहली ऑफिशियली ओपन रेलवे का डिजाइन और निर्माण किया। 1949 तक चाइना में 21,800 किलोमीटर से ज्यादा रेलवेज ऑपरेशन में थी। उस समय भारत का रेलवे माइलेज चाइना से लगभग दोगुना था। इसका परिणाम ये है कि 2015 में चाइना का रेलवे माइलेज भारत से आगे निकल गया और ये 1,20,000 किलोमीटर तक पहुंच गया और 1,20,000 किलोमीटर में से 19,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल है। उस समय भारत में हाई स्पीड रेल नहीं थी और इंडियन एक्सपर्ट द्वारा पूछे गए 3 सवालों के जवाब भी बहुत ही अच्छे हैं। पहला जवाब ये है एयर ह्यूमिडिटी। चाइना की हाई स्पीड रेल चाइनीज लोगों के लिए सूटेबल है, जबकि इंडियन एक्सपर्ट्स लंबे समय से उनके ही कंट्री में रह रहे हैं। उन्हें इंडिया की वार्म और ह्यूमिड एयर की आदत है। जब आप चाइना आते हैं तो अनकंफर्टेबल फील होना नेचुरल है। चाइना की हाई स्पीड रेल की ह्यूमिडिटी नेशनल स्टैंडर्ड्स के लाइन में है। इसने चाइनीज लोगों के लिए सूटेबल एक स्टैंडर्ड भी बनाए रखा है। दूसरा और तीसरा सवाल सच में एक प्रॉब्लम है। इंडियन एक्सपर्ट्स की शिकायत ये है कि चाइना के हाई स्पीड रेल टॉयलेट्स छोटे हैं और उनमें नो स्मोकिंग एरिया है। क्योंकि भारत की हाई स्पीड रेल जापानीज टेक्नोलॉजी का यूज करती है, जापान के शिकानशन ने स्मोकिंग एरिया सेट किया है। स्मोकिंग एरिया यूजुअली टॉयलेट के समान ही होता है और इससे टॉयलेट रूम बड़ा दिखता है। तो चाइना की हाई स्पीड रेल पर स्मोकिंग अलाउ क्यों नहीं है? क्योंकि हाई स्पीड रेल पर फायर अलार्म डिवाइस लगा होता है। अगर स्मोक दिया गया तो अलार्म बजने लगेगा और इमरजेंसी में स्टॉप हो जाएगा। ये जापान की हाई स्पीड रेल के लिए बहुत ही कम है, क्योंकि 2019 तक जापान के पास सिर्फ 3,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल है और चाइना 35,000 किलोमीटर तक पहुंच गया है। जापान का लैंड एरिया चाइना में कोई प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी नहीं है, इसीलिए जापान में 2 हाई स्पीड रेल स्टेशन के बीच का माइलेज भी बहुत करीब है। उन्हें बस शियान डिस्ट्रिक्ट में वायुरोधी व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ये इमरजेंसी स्टॉप की प्रोबेबिलिटी को काफी कम कर सकता है। चाइना का ज्यादातर हाई स्पीड ट्रेन लंबी दूरी तक चलती है, भले ही स्मोकिंग एरिया को सील करना सबसे बेस्ट है। इमरजेंसी पार्किंग की प्रोबेबिलिटी की संभावना भी जापान की तुलना में ज्यादा है और इंडिया का तो जिक्र ही नहीं है। भारत ने सिर्फ 2017 में ऑफिशियली हाई स्पीड रेल का निर्माण शुरू किया, लेकिन भारत के पास ग्लोबल स्केल पर टेंडर्स बुलाने की एबिलिटी नहीं है। जर्मनी और जापान चारों कंट्रीज के रूप में एक साथ कम्पीट करते हैं। इस ऑर्डर को जीतने के लिए जापान ने लगभग पैसा गवा दिया। जापान ने भारत को दिया हुआ 5 ट्रिलियन सुपर लॉन्ग लोन और उसका इंटरेस्ट सिर्फ 0.1% था। शिकानशन टेक्नोलॉजी का एक पूरा सूट अवेलेबल है। भारत का प्लान 500 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल बनाने का है, जो कि 5 साल तक ट्रैफिक के लिए ओपन रहेगा। इसका रिजल्ट ये है कि 2022 तक भारत की हाई स्पीड रेल ने सिर्फ 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पूरी की है। इसके अलावा जापान की हाई स्पीड रेल की क्वालिटी अक्सर क्वालिटी प्रॉब्लम पैदा करती है। यूके में हाई स्पीड ट्रेन को बड़े पैमाने पर रुकावटों का सामना करना पड़ा। इसका मेन रीजन ये है कि हाई स्पीड ट्रेन के चेसिस में दरारें आ गई और इंसिडेंट्स के बाद कुछ ट्रेन कुछ टाइम के लिए सर्विस से बाहर हो सकती हैं। हाई स्पीड रेल मार्केट हिताची ने पब्लिक अपॉलॉजी जारी की है और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द और सेफली सॉल्व करने का प्रॉमिस किया है। बीबीसी के अनुसार पहले से ही 1 से ज्यादा कॉलम है। हिताची 800 ट्रेन की चेसिस क्रैक होगी। प्रॉब्लम के कारण अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जापान की हाई स्पीड ट्रेन में प्रॉब्लम आई है। एक्चुअली ये जापानीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए अल्टार से हटना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अब तक चाइना में बहुत सारे लोग हैं जो जापानीज प्रोडक्ट्स पर अंधा ट्रस्ट करने के खिलाफ है। 18 मार्च को जेआर वेस्ट ओकायामा ब्रांच ने एक और एक्सीडेंट की घोषणा की। सुपर साउंड सेल 2 टोटोरी से ओकायामा स्पेशल ट्रेन के लिए निकल रहा है। सुबह 9:25 पे ओकायामा स्टेशन पहुंचने के बाद ड्राइवर को ब्रेक के पार्ट्स गायब मिले। उसी दिन सुबह टोटोरी स्टेशन के गैराज में ट्रेन की जांच करते समय अभी भी वो मिसिंग पार्ट दिख रहा है। एक बार ड्राइविंग रोककर इन्वॉल्व ट्रेन को ओकायामा स्टेशन पर री इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। ये हिस्सा 32 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा
और 6.5 सेंटीमीटर मोटा है और इसका वेट लगभग 6.1 केजी है, जो कि व्हील के पास लगा हुआ है। ट्रेन में टोटल 16 प्लेसेस सेम पार्ट से इक्विप्ड हैं। फिलहाल ये अननोन है कि रेलेवेंट पार्ट्स कहाँ खो गए। एक और J2 वेस्ट जापान सुनियो शिकानसेन ट्रेन है। संडे आफ्टरनून को शिनसेनु स्टेशन पर पार्किंग करते समय एम्प्लॉयज ने निचले ट्रैक के नीचे से स्पार्क्स निकलते हुए देखा। ट्रेन सेफ्टी का निर्धारण करने के बाद ट्रेन ऑपरेशन फिर से स्टार्ट हुआ। इस एक्सीडेंट के बाद कम से कम 5 ट्रेन 19 मिनट तक की देरी से चली। उससे 3700 लोगों को अफेक्ट हुआ। गवर्नमेंट इंसिडेंट के कारण की जांच कर रही है और अब ये जापानीज शिकानसेन की पहली एक्सीडेंट नहीं है। शिकानसेन में पिछले साल एक काफी बड़ा सेफ्टी खतरा था और सावधानी से बस कॉर्नर्स को कट और क्रैक आ गए। पिछले साल 11 दिसंबर को वेस्ट जापानीज रेलवे कंपनी टोकेंडो गोट शिकानसेन होप 30 नंबर 4 हकाटा से टोक्यो के लिए निकला। कंडक्टर को कार नंबर 13 के पास एक अजीब सी स्मेल आई और फ्लोर के नीचे से अजीब सा साउंड आ रहा था और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि कार नंबर 13 के गियर बॉक्स के पास ऑयल लीक हुआ था और बॉडी पार्ट्स में क्रैक और काटने वाले एरियाज का कलर खराब हो गया। बाद में एनजेआर ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा शिकानसेन का बॉटम फ्रेम खोखला था। स्टील में नीचे से लेकर ऊपर तक 14 सेंटीमीटर तक की दरारें थी, सिर्फ 3 सेंटीमीटर ही बची हुई थी। जापान के खिलाफ लगभग टूटने की कगार पर शिकानसेन ट्रेन के फ्रेम में 14 सेंटीमीटर का क्रैक पाया गया। इस मेजर सिक्योरिटी रिस्क एनजेआर ने 28 फरवरी को अपने इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट को घोषित किया। ये इंडिकेट करता है कि कार के निचले हिस्से में स्टील इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ के कारण स्पेसिफिकेशन को पूरा नहीं करता है। जापान के एनएच के टीवी के अनुसार कावासाकी द्वारा क्रैक्ड ट्रेन फ्रेम जापान हैवी मैन्युफैक्चरिंग चेसिस फ्रेम 8 mm मोटी स्टील प्लेट से बना है, जो कि एक वर्ड शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। प्रोसेस्ड स्टील की थिकनेस 7 mm से ज्यादा होनी जरूरी है। हालांकि इस बार फ्रेम के निचले हिस्से में दरारें पाई गई। वेल्डिंग पार्ट का सबसे पतला भाग सिर्फ 4.7 mm है। वेल्डिंग और क्रैक्स के बाद इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ कावासाकी हैवी इंडस्ट्री द्वारा बनाए गए फ्रेम का यूज करने वाली एक ट्रेन है और टोटल 303 व्हीकल्स हैं। इनमें से 100 चेसिस स्टील मोटाई स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं है। और उस दिन जापान की टोकाई रेलवे कंपनी ने भी ये घोषणा किया कि कावासाकी हैवी इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर्ड 130 चेसिस में से 46 स्टील प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी मोटाई मानक के अनुरूप नहीं है। इस साल दिसंबर के एंड तक सभी रिप्लेसमेंट पूरे कर लिए जाएंगे। जापान के मिनिस्ट्री ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म ने इस घटना को एक मेन सेफ्टी खतरे के रूप में पहचाना। ये कहने लायक है कि हाल के वर्षों में मेड इन जापान को बार बार नकली घोटालों का सामना करना पड़ता है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब 2017 में ब्रिटिश हाई स्पीड रेल पहली बार ओपन हुई तो हिताची 800 के एयर कंडीशनर में बड़े पैमाने पर पानी का लीकेज हो रहा था। ब्रिटिश पब्लिक के बीच कोबायाशी केमिकल, टोयोटा और कोबे स्टील डेटा फॉल्स फिक्शन घटना पर काफी डाउट पैदा हुआ। इसने जापान के मैन्युफैक्चरिंग को भी पूरी तरह से अल्टार से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया और यही कारण है कि जापान की हाई स्पीड रेल चाइना से कम्पीट कर रही है। कई इंडियंस के बार बार फेल होने के इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। वो अभी भी जापान के कारीगरों पर अंधा भरोसा कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि जापानीज हाई स्पीड रेल चाइनीज हाई स्पीड रेल से बेहतर है और ज्यादा रीजनेबल डिजाइन है। मुझे नहीं पता कि इंडियन एक्सपर्ट्स चाइना की हाई स्पीड रेल का एक्सपीरियंस करने के लिए इन 3 अनुचित डिटेल्स को चुन सकते हैं। इनफैक्ट ये रेयर है। KMSCHN ने कमेंट किया है, उनके साथ एक और डिससेटिस्फैक्शन ये है कि कैरेज में बॉडी ओडर की कोई स्मेल नहीं है। उन्हें इसकी आदत नहीं है। कमेंट सेक्शन में कुछ चाइनीज हैं जो इंडियन रेल एक्सपर्ट्स पर सवाल उठा रहे हैं, मगर इन्हें ये नहीं पता कि आज इंडियन रेलवे दुनिया की 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है और ये डे बाय डे एक्सपेंड होता जा रहा है। यूहिंग वांग ने कमेंट किया है, 3rd ब्रदर पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रेलवे पर कितने लोग हैं। लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? KKEI ने कमेंट किया है, भारत वो इसे खुद तो नहीं कर सकते हैं और ये कह रहे हैं कि दूसरे लोगों की घातक कमियां हैं। शान, क्या वो लोग ये समझते हैं? रॉबर्ट ऐसे ने कमेंट किया है, इस तरह के उल्टे हस्ट एडिट्स कैरेक्टर्स पर ध्यान न दे। बॉस सेकंड चाइल्ड को परेशान करना चाहते हैं और सेकंड चाइल्ड अब बॉस के बारे में बैड वर्ड्स यूज करना चाहता है। आपको जो करना है वो करो, मगर इसके बारे में फिक्र मत करो। डेविड ली ने कमेंट किया है, शंजा ने ये भी कहा कि चाइना का हाई स्पीड रेल का प्लग इन नहीं किया जा सकता है, ये इंडियन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करता है और जर्मन मीडिया ने इसकी निष्पक्ष पुष्टि भी की है। नेरेंट प्रोडक्ट ने कमेंट किया है, चाइना के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वो भारत की कोई भी इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ना करे ताकि ब्रदर एशन से खेला ना जा सके। मुझे इंडियन रेलवे का एक पेनफुल एक्सपीरियंस है। वहाँ पर 5 घंटे के सफर में मुझे 20 घंटे लगे और कैरेज में पिग कार्ट्स की तरह भीड़ होती है। ये जो लोग इंडिया आते हैं और इंडिया ट्रैवल करने के बाद इंडिया की ही बुराई करते हैं, इन्हें इंडिया ट्रैवल भी करना होता है और वापस जाकर इंडिया की बुराई भी करनी होती है। विलियम गैंग ने कमेंट किया है, संगेजिया में हाई स्पीड रेल कब बनी? क्या होममेड रेल को हाई स्पीड रेल कहा जाता है? कॉर्नर गो ने कमेंट किया है, भारत एक नायक है और वो बात करते हुए सडनली जापान चले जाएंगे, जो कि काफी ऑफेंसिव है। यूजर BH6 ने कमेंट किया है,
वुचांग इंडियन ऑयल पाइप ने ये कहा कि चाइना में आपके साथ क्या हुआ, चापलूसी से अनजान न बने। यूजर FZ ने कमेंट किया है, आपके कंपैरिजन का कोई सेंस नहीं बनता है। मान लो कि किसी कंपोनेंट का लाइफ स्पैन 30 साल है, तो कंपैरिजन के साल के फेलियर रेट का यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि हर कंपोनेंट का एक सर्विस लाइफ और एजिंग प्रोसेस होता है। वैसे अगर लॉजिकली देखें तो चाइना का राइज स्टार्ट होकर अब खत्म होने की कगार पर है और इंडिया के राइज को बस कुछ ही डिकेड हुए हैं और भारत दिन ब दिन अपने ग्रोथ को और एक्सपैंड कर रहा है। जिया चाओ ने कमेंट किया है, अर्ली 1965 या अर्ली 1865। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।